खैर मकदम है आप सभी का ITV उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। नोटबंदी के बाद भी मोदी लहर बरकरार है। महाराष्ट्र की जनता आज भी बीजेपी के साथ है। BMC चुनावों में जीत से बम सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आज यही कहते हुए अपनी पार्टी के नेताओं को मुबारकबाद दी। महाराष्ट्र में 10 महानगर पालिकाओं के चुनाव में से 8 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है। BMC की 227 सीटों पर भी बीजेपी को भारी बढ़त हासिल हुई है। 2 दशक बाद शिवसेना से अलग लड़ते हुए भी भाजपा की सीटें बढ़कर 31 से 82 हो गई हैं। शिवसेना 84 सीटों के साथ नंबर 1 के मुकाम पर है। तो जाहिर है कि ये दोनों पार्टियां जो एक दूसरे को अब तक गुंडा पार्टी और कोबरा बताती आ रही थी, मिलकर BMC की सत्ता पर काबिज होने के लिए तैयार भी हो जाएंगी। जीत से गदगद बीजेपी इसे कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ता कदम करार दे रही है और कह रही है कि यूपी में भी जनता यही आशीर्वाद देने वाली है। बड़ा सवाल यह है कि नोटबंदी के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी की इस बड़ी जीत के आखिर मायने क्या हैं और क्या इसे यूपी से जोड़कर देखा भी जा सकता है। इसी पर करेंगे अपने तमाम मेहमानों से तफसीली बातचीत, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। BMC इंतखाबात के लिए राहें अलग करने वाली शिवसेना और बीजेपी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां एक दूसरे का साथ लेना नागुज़ीर मालूम पड़ता है, क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे के बगैर मुल्क की सबसे दौलतमंद कॉरपोरेशन पर काबिज होना मुश्किल होगा। दोनों को BMC पर इख्तिदार का झंडा लहराने के लिए या तो आपस में या फिर अपनी कट्टर हरीफ कांग्रेस से हाथ मिलाना होगा, क्योंकि BMC इंतखाबात के नतायज में किसी पार्टी को भी अक्सरियत हासिल नहीं हुई है। शिवसेना ने 84 और बीजेपी ने 81 सीटें हासिल की हैं, जबकि कांग्रेस की झोली में 31 सीटें आई हैं। राज ठाकरे की पार्टी MNS और NCP तो इस रेस में पूरी तरह पिछड़ गई। जहां तक बीजेपी का सवाल है तो इस चुनाव में बीजेपी का ये सबसे बेहतरीन मुजाहिरा है। जाहिर है शिवसेना से खट्टे मीठे रिश्तों की राह पर चलते हुए और नोटबंदी के असरात के साये में हुए इस चुनाव में बीजेपी की ये कामयाबी मिसाली मानी जा रही है और यही वजह है कि बीजेपी कारकुनों में ज्यादा जोशो खरोश है और बीजेपी लीडरान भी फूले नहीं समा रहे हैं। हर जगह भाजपा ही भाजपा दिख रही है। पूरा देश, राष्ट्र नरेंद्र मोदी जी के साथ है, महाराष्ट्र भी नरेंद्र मोदी जी के साथ है। वैसे महाराष्ट्र में भी 10 में से 8 नगर निगम भाजपा सबसे बड़ा दल और बहुमत का पार्टी बनकर उभर आया है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, NCP एंड कांग्रेस, इनका पूरा सफाया हुआ है। मैं महाराष्ट्र की तमाम जनता का अभिनंदन करना चाहता हूं। देश में माननीय मोदी जी ने जो पारदर्शी प्रामाणिकता की राजनीति शुरू की और जिस राजनीति ने पूरे देश में एक विश्वास पैदा किया, आज उसी विश्वास को साथ देने का काम, उसी विश्वास को आशीर्वाद देने का काम मुंबई और महाराष्ट्र की जनता ने किया है। मुंबईकर को देवेंद्र फडणवीस की विकास की राजनीति चाहिए। जो माफिया कॉन्ट्रैक्टर मुंबई को लूट रहे थे उसको भी एक पूर्ण विराम लगा है। इसके आगे महापालिका चलेगी, वो पारदर्शिता के और विकास के एजेंडा पर चलेगी। महाराष्ट्र बल्दियाती इंतखाबात में ये बात वाज़ेह हो गई है कि अगर यहाँ किसी पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा पहुँचा है तो वो बीजेपी है। BMC में जहां इसने शानदार मुजाहिरा करते हुए शिवसेना के करीब पहुंच गई, वहीं बकिया बल्दिया में भी बीजेपी का मुजाहिरा शानदार रहा। बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले नागपुर में न सिर्फ बीजेपी का जलवा कायम है, बल्कि मुजाहिरे का गिराफ भी काफी बढ़ा है। वैसे तो मुकामी सतह के चुनाव में कई मुकामी फैक्टर्स का असर भी देखने को मिलता है, लेकिन एक सवाल ये भी काफी अहम है कि नोटबंदी के बाद हुए इस चुनाव में बीजेपी की इतनी बड़ी जीत के आखिर क्या मानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीजेपी में इस वक्त जबरदस्त खुशी का माहौल है। जिस तरह से 10 में से 8 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है, ये अपने आप में बड़ी बात है और शायद इतनी बड़ी सफलता की उम्मीद खुद बीजेपी को भी नहीं थी। और BMC में खास तौर पर अगर हम देखें तो जो ताजा रिजल्ट अब हमारे सामने हैं उसके मुताबिक बीजेपी को 82 सीटें हासिल हुई हैं,
शिवसेना नंबर 1 पर तो है, लेकिन उसकी जीत का मजा किरकिरा हो चुका है, क्योंकि अकेले अपने दम पर शिवसेना बीएमसी की सत्ता पर काबिज नहीं हो सकती। और यह बात बिल्कुल साफ अब नजर आ रही है कि अगर बीएमसी की सत्ता पर काबिज उसे होना है तो बीजेपी का सहारा लेना पड़ेगा। हालांकि यह हम सबको पता है कि बीजेपी और शिवसेना के नेताओं ने एक दूसरे पर किस तरह से हमला बोला चुनाव प्रचार के दौरान, किस तरह से एक पार्टी को कोबरा बोला गया, दूसरी पार्टी को गुंडा पार्टी बोला गया। लेकिन अब यह बात भी बिल्कुल तय और साफ मानी जा रही है कि यह बिल्कुल तय है कि बीएमसी की सत्ता पर काबिज होने के लिए एक बार फिर ये दोनों पार्टियां एक साथ आएंगी और जो आरोप इससे पहले अलग अलग दलों, दोनों दलों की तरफ से लगाए गए हैं एक दूसरे पर, उनको भुला दिया जाएगा। यह बात भी बिल्कुल साफ नजर आ रही। जो पुणे का रिजल्ट है वो भी पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में है। बीजेपी के खाते में 100 सीटें गई हैं, शिवसेना को सिर्फ 6 से संतोष करना पड़ा है। थाने में हालांकि तस्वीर बिल्कुल उल्टी हुई है। थाने वैसे भी शिवसेना का गढ़ माना जाता है। शिवसेना यहां पर सबसे बड़ी पार्टी 42 सीटों के साथ और बीजेपी को सिर्फ 14 सीटें, यानी कुल मिलाकर बड़ी बात यह है कि बीएमसी के लिहाज से अगर देखा जाए तो शिवसेना का जलवा तो कायम है, लेकिन जिस सफलता की उम्मीद शिवसेना ने उद्धव ठाकरे ने की थी वो कहीं नजर नहीं आ रही है। 84 सीटें ही हासिल हुई हैं। बहरहाल सवाल यह है कि नोटबंदी के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी की इस बड़ी जीत के मायने क्या हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है। बहस का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब मौजूद हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के। अरविंद मोहन साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। डॉक्टर सरवत जहां जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी की, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, स्टूडियो में ही मौजूद हैं। मोहम्मद अब्बास साहब समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन लखनऊ से हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। और अनिल सिंह जो कि शिवसेना के लीडर हैं, यूपी शिवसेना के प्रेसिडेंट हैं, वो भी हमारे साथ इस बहस में जुड़े हुए हैं। और थोड़ी देर में मुंबई से शिवसेना के बड़े नेता हाजी अराफात शेख जो कि डेप्यूटी लीडर भी हैं शिवसेना के, वो भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा होंगे। सबसे पहले गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, क्या माना जाए, क्योंकि बीएमसी की अगर हम खास तौर पर बात करें, क्या 82 सीटें आने वाली हैं आपकी पार्टी की, यह उम्मीद क्या आपने की थी? और क्या आप जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद पार्टी की लाइन यह होगी कि नोटबंदी के बाद का यह अब तक का सबसे बड़ा रेफरेंडम है? नहीं, नोटबंदी का रेफरेंडम नहीं है। ये पूरी मोदी सरकार की जो पूरे 3 साल की कार्यशैली है या कार्य का जो परिणाम है, और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी की जो सरकार चली है उसका यह फल है। पूरे देश में सारे कार्यों का समुचित फल इसको ले सकते हैं। ना डिमोनेटाइजेशन का रेफरेंडम नहीं है, लेकिन डिमोनेटाइजेशन अपने आप में इतना बड़ा महत्वपूर्ण जो मार्ग था या जो डिसीजन था उसको जनता ने बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया है, इसको भी मान सकते हैं। आखिर डिमोनेटाइजेशन अकेला स्टेप नहीं है, लेकिन सरकार ने जो गरीब के कल्याण की योजनाएं ली हैं, किसानों के हित की बात के काम किए, काला धन भ्रष्टाचार की जो हमारी लड़ाई है, और जो सांप्रदायिकता के खिलाफ जो बाकी पार्टियां जो सांप्रदायिकता की राजनीति करती है, उन सब का आकलन लेके ये जनता ने हम लोगों को एक्सेप्ट किया। हम तो बहुत खुश हैं, और ये आने वाले समय में जो 5 राज्यों का जो आने वाली जो बयार है उसका भी आगाज कहीं ना कहीं इस सारे में, यहाँ चाहे महाराष्ट्र को ले लें, उड़ीसा को ले लें, जितने भी आप देखिए नहीं अग्रवाल साहब, लेकिन बीएमसी की सत्ता पर तो आप काबिज हो ही नहीं सकते। आपने सारी लड़ाई लड़ी शिवसेना के खिलाफ मुंबई में, और आपके पास सीटें आई हैं 82, तो अब करेंगे क्या आप? नहीं, आप देखिए, हमारी और जो शिवसेना की कोई बेसिक लड़ाई नहीं है। जो छोटे छोटे मुद्दों पे डिफरेंसेस है, शिवसेना और हमारा तो अलायंस ऑलरेडी सेंटर में चल रहा है, सब जगह चल रहा है। हमारा उनके साथ साझा सरकार है। आपने शिवसेना को भ्रष्टाचारी करार दिया, गुंडों की पार्टी बताया, जवाब में उन्होंने गुंडों की लिस्ट जारी की जो कि बीजेपी में शामिल हैं। आपको, आपकी पार्टी को कोबरा कहा गया। मतलब ये सब ऐसे ही हवा में आरोप लगा दिए गए थे जनता को बरगलाने के लिए। नहीं, हवा में आरोप नहीं, इनके सारे जांच होंगी। जो देवेंद्र फडणवीस जी ने, चीफ मिनिस्टर ने साफ कहा है कि हमारी सरकार किसी भी तरह न केंद्र में न प्रदेश में भ्रष्टाचार को, न भ्रष्टाचारियों को सहन करेगी।
इन्वेस्टिगेशंस होंगे और जो किसी भी तरह से किसी काम में ये भ्रष्टाचार में पाया जाएगा, लिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यह मैंडेट जनता का है और इस पे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन बेसिकली विकास चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, गरीबों के हित के काम चाहिए और सांप्रदायिकता की जो राजनीति आज देश में चल रही है उसके खिलाफ जो भाजपा का जो अपना स्टैंड है उसका यह उसमें कहीं ना कहीं जनता ने उसको मान्यता दी है। ठीक है, ठीक है। हाजी अराफात शेख साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से, शिवसेना के बड़े लीडर हैं। हाजी अराफात साहब, आपसे जानना चाहूंगा, बीएमसी के लिहाज से अगर बात करें तो शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो है, लेकिन सिर्फ 84 सीटों के साथ बीजेपी आपसे सिर्फ 2 सीटें कम है। ऐसी उम्मीद तो आपने की नहीं होगी। मेरा सवाल यह है कि अब होगा क्या? बीजेपी के साथ हाथ मिला लेंगे आप? देखिए, ये तो अभी सबसे बड़ी जीत हमारी हुई है पार्टी की। पहली बार हम लोग कॉरपोरेशन के अंदर अकेले हम लड़े और पूरी ताकत के साथ लड़े और उसके अंदर मुंबई की जनता ने, मुंबई के मुसलमानों ने बड़े पैमाने के ऊपर मुस्लिम विभाग में मैं आपसे फख्र से कहता हूं कि मुसलमानों 25 साल के बाद पहली बार 5 सीट दी गई थी, उसमें से 2 मुसलमान कैंडिडेट जीत के आए। शिवाई नगर गवंडी के इलाके के अंदर 2-3 मुसलमान सीट आई। ऐसी कई सीटें हमने जीती है। अभी हम जल्लोश मना रहे हैं। कल उसके बाद माननीय उद्धव साहब किस तरीके से करना है, आज नंबर 1 की पार्टी तो हम हैं, लेकिन महापौर किस तरीके से होगा, बिल्कुल उसका निर्णय उद्धव साहब बिल्कुल लेंगे और ये 3 दिन के अंदर ही माननीय उद्धव साहब। लेकिन हाजी साहब इस लड़ाई में आपके सबसे बड़े ओपोनेंट तो बीजेपी थी। आपकी जो सबसे बड़ी ओपोनेंट पार्टी थी वो तो बीजेपी थी ना। असल जीत तो उसकी है, वो 31 से 82 पहुंच गए। तो ये आपकी जीत कहां है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल देखिए, आज अगर जीत कहेंगे तो आज हम अपने बल पर अकेले लड़ रहे थे। एक पूरे देश की ताकत वहां लगी हुई थी, देश के बड़े बड़े नेता वहां लगे हुए थे। तो महाराष्ट्र के लड़ने से बीजेपी का हुआ ना। इतनी सारी ताकत के साथ वो लड़ रहे थे, हम तो अकेले लड़ रहे थे, हमको दबाया जा रहा है। लेकिन अगर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जो होता है वो स्टेट का मुख्यमंत्री होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है। लेकिन वो पूरा पूरा दौरा महाराष्ट्र भर, मुंबई भर में मुख्यमंत्री खुद कर रहे थे। देश के बड़े वेंकैया नायडू जैसे बड़े बड़े नेता यहाँ पे आ रहे थे। हम तो महाराष्ट्र के अंदर एक माननीय उद्धव साहब हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के साथ लड़ रहे थे। और सबसे बड़ी बात है, माननीय वाला साहब नहीं रहने के बाद उनके विचार लेके लड़े और विचारों के आधार पे, काम के आधार पे मुंबई के लोगों ने हमको नंबर 1 की पार्टी बना के सामने लाया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, खुश हैं आप। डॉक्टर सरवत जहां, कांग्रेस पार्टी कहां है? संजय निरुपम इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं और वो साथ ही साथ गुटबाजी की तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि गुटबाजी जो है वो आपकी पार्टी को ले भी थी। क्यों ये हाल है पार्टी का? देखिए समीर, उसका तजिया हम बाद में कर लेंगे कि हमारी कहाँ कमजोरी रह गई। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हाँ, हम कमजोर रहे और कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बहुत ही निचले स्तर पर हमारा प्रदर्शन रहा। इसका हम आकलन करेंगे आपस में बैठ करके और जहां भी कमियां होंगी उससे सबक लेते हुए आगे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम शिवसेना और बीजेपी को मुबारकबाद देते हैं और जनता के इस फैसले का स्वागत करते हैं कि उन्होंने एक बड़ा मैंडेट दिया है वहां पे बीजेपी और शिवसेना को। और बीजेपी शिवसेना से ये उम्मीद रखते हैं कि जिस उम्मीद के साथ जनता ने उन पे एतमाद जताया है उस उम्मीद को बरकरार रखेंगे, क्योंकि बीएमसी का बजट करीब 5 स्टेट्स का जो बजट है अलग अलग, उसके लगभग उसके बराबर आता है। बहुत बड़ा बजट है बीएमसी का और बहुत बड़ा दायरा है बीएमसी का और आर्थिक राजधानी कहते हैं मुंबई को। तो इन सब चीजों को देखते हुए बीजेपी और शिवसेना पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। इतनी बड़ी जितनी बड़ी जीत होती है उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी हो जाती है। वो बात तो हम ये उम्मीद करते हैं जो है कि इसमें वो कामयाब खत्म कर पाए राहुल गांधी, ये बड़ा सवाल है ना। चलिए मैं इसका जवाब लूंगा। मोहम्मद अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन। मोहम्मद अब्बास साहब, अब बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव सर पकड़कर बैठ गए होंगे आज अपना ये रिजल्ट देखने के बाद, और उनको समझ में आ गया होगा कि राहुल गांधी के साथ अगर वो साथ जो उन्होंने लिया है तो अब उनका क्या हश्र होगा, ये कहा जा रहा है। क्या डर है इस रिजल्ट को देखने के बाद? जी
करिए करिए। मोहम्मद अब्बास साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी समीर साहब मिल रही है। जी मोहम्मद अब्बास साहब, मेरा सवाल आपसे यह था, आज पीएम मोदी ने भी यह स्टेटमेंट दिया एक रैली में कि अखिलेश की नैया जो है वो राहुल गांधी डुबो देंगे, और आज बीएमसी का रिजल्ट देखने के बाद कहा यह जा रहा है बीजेपी नेताओं की तरफ से कि अखिलेश यादव अपना सर पकड़कर बैठ गए होंगे। क्या वाकई ऐसा है? डर है इस रिजल्ट को देखने के बाद? देखिए, महाराष्ट्र की परिस्थितियां और उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और दिल्ली की परिस्थितियां हैं, और बिहार में चुनाव हो, मतलब अगर महाराष्ट्र में होगा, मध्य प्रदेश में होगा तो परिणाम आएंगे भाजपा के लिए, मगर ये वही कांग्रेस है जो महागठबंधन बनाकर गंगा में पानी में बहाने का काम कर देता भारतीय जनता पार्टी को, और यहां से ज्यादा बोली लगा रहे थे जा जाके, और वहीं अमित शाह ने डेरा डाल लिया था और मांझी को भी लिया है। इनके मांझी ने इनकी नैया डुबो दी और वहां हाथ के साथ से नीतीश कुमार की नैया पार हो गई। याद है ये नहीं है? मांझी पकड़ लाए थे तो पूरा का पूरा नैया पार कराने के लिए मांझी ने नैया डुबो दी, लेकिन वहां लोगों ने जुमलेबाजी को नकारा और लोगों ने सज्जन पुरुष को। आज क्या बात है, शीर्ष पदों पर बैठे लोग, नहीं मोहम्मद अब्बास साहब, मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा, अब ये महाराष्ट्र का असर कितना यूपी पर होगा, ये आपकी बात सही है, ये तो देखने वाली बात होगी, इसका फैसला तो 11 मार्च को ही शायद हो पाए। लेकिन मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि नोटबंदी को अखिलेश यादव और राहुल गांधी यूपी में भी बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। यहां पर भी हमने महाराष्ट्र में देखा कि शिवसेना ने इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, बीजेपी को जमकर कोसा नोटबंदी के लिए, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं हुआ। देखिए, मुंबई नगर पालिका में शिवसेना ने मुद्दा बनाया तो बीजेपी से ज्यादा सीट आ गई उसकी मुंबई में, और सीटें ज्यादा आई। जहां ग्रामीण क्षेत्र है वहां ज्यादा परेशानी हुई, 2 आई है 1 आई है, बहुमत ज्यादा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां दूसरी। उत्तर प्रदेश के किसानों को इन्होंने बेमौत मार डाला। कोऑपरेटिव बैंक के सिस्टम से किसान उत्तर प्रदेश का काम करता है, इन्होंने उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक पे लगा दी पाबंदी, जबकि अमित शाह जी के कोऑपरेटिव बैंक में 500 करोड़ रुपए जमा हुए। पूरे देश ने देखा कि इन्हें किस अधिकार से नोटबंदी में सब कुछ कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के किसान, नौजवान व्यापारी मरा, और जो व्यापारी कहता था बहुत गलत होता था तो भाजपा के लोग कहते थे ये तो देशद्रोही है। तो वो लंबी लाइन लगने का सिलसिला जारी हो चुका था दिसंबर में, और लाइन देखिए चौथा चरण है और लाइनें काफी लंबी लगी हैं। चौथा चरण है, लाइन लंबी लग रही है। बिहार का इतिहास दोहराया जाएगा। बिहार ने मोदी जी को कर दिया था डीमोडिटाइजेशन। ठीक है अब्बास साहब, मैं समझ गया आपकी बात। अरविंद मोहन जी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अरविंद जी, आपको क्या लगता है, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये होगा कि क्या महाराष्ट्र में नगर पालिका चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं उनकी तुलना यूपी से करना क्या ठीक रहेगा? बीजेपी जिस तरह से अपनी पीठ ठोक रही है कि भाई यही रिजल्ट जो है वो यूपी में भी नजर आएगा, इसी तरह का आशीर्वाद जनता का वहां पर भी मिलेगा, क्या ये तुलना ठीक है? नहीं, दोनों चीजें हैं। एक तो 2 राज्य का मामला है और दूसरा गांव शहर का मामला है जी, कि शहरी सीटों की तुलना गांव से नहीं की जा सकती। तो ये दोनों अलग चीजें हैं। लेकिन बीच चुनाव में इतनी बड़ी जीत अगर बीजेपी हासिल करती है महाराष्ट्र में, अधिकांश क्या 80% सीट अगर वो वहां जीत लेती है, तो उसके कार्यकर्ताओं का उत्साह, उसके प्रचारकों का उत्साह वो अपनी जगह निश्चित रूप से बढ़ेगा और बाकी लोग डिमोरलाइज होंगे। जिस तरह से बीजेपी की ताकत बढ़ी है, अब ठीक है कि एक जगह जाके वो अटक गए हैं और ऐसी जगह अटके हैं कि चेयरमैनशिप उनको बॉम्बे की देनी ही पड़ेगी शिवसेना को। बिल्कुल, उस पर दावा भी ठोक दिया उद्धव और ठाकरे। शिवसेना चाहे तो दूसरे अलायंस बना के भी वहां सरकार चला सकती है। अब वो क्या होगा ये सब कहना अभी मुश्किल है, लेकिन 1 नंबर पार्टी होने के बाद बीजेपी की वो मुश्किल एक हो गई कि कितनी भी बड़ी जीत है, बॉम्बे पे अभी उनका आदमी चेयरमैन नहीं होगा। तो ये मुश्किल अभी उसकी बनी हुई है और बनी रहेगी। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने जितना वहां गेन किया है, जो 1/3 सीटें ही लड़ती थी वहां,
वो अपने दम पे सारी सीटें लड़ी और लगभग बराबरी पे आ गई। हम सब लोग सुबह से ये देख रहे थे और ये भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि 3 हिस्से हैं बॉम्बे के वोटरों में बड़े, एक तो मराठी वोटर है, एक गुजराती वोटर है और एक बाहर के वोटर हैं। तो ये कि इन जमातों में क्या असर पड़ा है, और हमें लग रहा था जब सुबह बीजेपी थोड़ा नीचे हो रही थी कि गुजराती वोटर शायद उसकी तरफ आ गया है, लेकिन बाकी चीजों में फर्क आया है और नोटबंदी कहीं ना कहीं मुद्दा है। लेकिन शाम होते होते जो रिजल्ट आया है उसने सब चीजों को, देवेंद्र फडणवीस की ताकत को भी वाहवाही दिला दी और नोटबंदी को भी दिला दी और पूरी बीजेपी को दिला दी। तो ये कहना कि उसका असर नहीं होगा, मैं मानता हूं कि एक उत्साह वाला असर तो निश्चित रूप से पूरी बीजेपी में होगा, कार्यकर्ताओं में। जी, अनिल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, शिवसेना के लीडर। अनिल सिंह जी, ज्यादा खुशी इस बात की है कि आप सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे बीएमसी के लिहाज से अगर मैं बात करूं, या फिर ज्यादा गम इस बात का है कि दिक्कत होगी, फिर आपको उसी बीजेपी के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा सत्ता पर काबिज होने के लिए, जिसको आप अब तक कोस रहे थे, कोबरा कह रहे थे? करो बहुत करो जारी। अनिल सिंह जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी, मैं आपको, मेरा सवाल आपसे यह था कि ज्यादा खुशी आपको है या ज्यादा गम है? क्योंकि आप सत्ता पर तो काबिज हो नहीं सकते बिना बीजेपी को साथ लिए, उसी बीजेपी को आपको साथ लेना पड़ेगा जिसको आप अब तक कोबरा कह रहे थे, गुंडों की लिस्ट जारी कर रहे थे उस पार्टी की आप। देखिए, आपके सम्मानित चैनल पर बड़ी विनम्रता से बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार उद्धव साहब ठाकरे ने एक कठोर निर्णय लिया अकेले चलने का, एकला चलने का, हमारे लिए बड़ी विषम परिस्थितियां थी। हम पहली बार चुनाव महाराष्ट्र में बीएमसी में अकेले लड़ रहे थे और बहुत से लोगों को कम जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दल अलायंस पार्टनर के साथ चुनाव लड़ी है, जिसमें रामदास अठावले जी और 2 क्षेत्रीय पार्टी और हैं। 3-4 लोग मिलकर एक अलायंस बनाने के बाद भी वो हमसे पिछड़ गए और हम अपने दम पर, आपको पूरी निष्ठा के साथ बताते हैं कि अपने दम पर पूरा प्रयास करेंगे बनाने का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ विचारों का जो मतभेद है, निसंदेह भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार अलायंस पार्टनरों के साथ में व्यवहार और बर्ताव कर रही है वो जग जाहिर है, चाहे केंद्र में हो चाहे महाराष्ट्र सरकार में हो। तो आने वाले समय में यह तय किया जा रहा है कि किस तरह इनके साथ हम रहेंगे या अकेले चलेंगे। ये निश्चित हो गया है कि उद्धव साहब ने बिल्कुल साफ संदेश दिया है कि पूरे देश में हम बिना किसी अलायंस के अकेले ही चलेंगे। और आप देखिएगा, मुंबई महानगर में 27 वर्षों से हम काबिज हैं, इस बार भी हमारा ही महापौर बनेगा निसंदेही। ठीक है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, ये क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहा जाएगा या जल्दबाजी नहीं कही जाएगी कि महानगर पालिका के जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके बेसिस पर अब यह कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस मुक्त भारत का हमारा सपना है उसकी ओर अब कदम बढ़ा दिया गया है और यूपी में भी इसी तरह के नतीजे देखने को मिलेंगे, यूपी में भी यही आशीर्वाद मिलेगा? ये जल्दबाजी नहीं है क्या? नहीं, देखिए, जल्दबाजी नहीं है। 5 स्टेट के जो इलेक्शंस हैं उनका अलग अलग एनालिसिस किया है। हम अमित शाह जी ने क्या स्पष्ट किया, आज तो हम कह नहीं रहे कि महाराष्ट्र के इलेक्शन, ये जो म्यूनिसिपैलिटी के रिजल्ट आए 10 जगहों के, उनको देख के हम यूपी की बात कर रहे हैं। हम तो पहले से कह रहे हैं कि हम यूपी में सरकार बनाने जा रहे हैं और 250 से ऊपर सीटें हमारी आएगी, जो कि अब लग रहा है कि और भी बढ़ जाएगी। ये कोई आज की बात नहीं है। उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, इनमें अमित शाह जी ने पहले से ही कह दिया और हम सबका आकलन भी यही है कि हम जो जनता का मूड है, महाराष्ट्र से क्या पता चल रहा है कि जनता का क्या मूड है। जनता का मूड है जो कांग्रेस की जो पॉलिसीज थी भ्रष्टाचार को लेके या जो सांप्रदायिकता की उनकी राजनीति थी, उसी तरह की समाजवादी पार्टी की राजनीति थी। लूट खसोट, अराजकता, भ्रष्टाचार, जमीन लैंड ग्रैब, इस तरह और सांप्रदायिकता करना, एक विशेष धर्म के आधार पर राजनीति करना, इन सब से जनता उकता गई है। वो भारतीय जनता पार्टी की विकास की, रोजगार की, किसानों के आमदनी को दुगना करने की,
रूरल क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, इरिगेशन, इन सब की राजनीति की तरफ चलना चाहती है। वही मैसेज हमने महाराष्ट्र में दिया, वही मैसेज उत्तराखंड में दिया, वही उत्तर प्रदेश में दिया, वही गोवा में दिया, वही मणिपुर में दिया। तो जब हमारा मैसेज एक है, हमारा कार्य एक है, तो जनता का रिस्पांस भी सिमिलर आना चाहिए। क्योंकि हम महाराष्ट्र में जीत गए इसलिए उत्तर प्रदेश में जीतेंगे, ये हम कभी नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि हमारा मैसेज एक है। अब जनता विकास की राजनीति चाहती है और सांप्रदायिकता की कांग्रेस की राजनीति, समाजवादी पार्टी की राजनीति को बिल्कुल तरीके से नकार दिया। सुन ली आपकी बात सरवजन, आपने गौर किया होगा बार बार अग्रवाल साहब की लाइन में एक चेंज है। बार बार वो कह रहे हैं सांप्रदायिकता के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ उनकी पार्टी लड़ रही है। आप तो बीजेपी पर ही सबसे ज्यादा आरोप लगाती हैं कि वही सांप्रदायिकता फैला रही है। समीर, आपको याद होगा, हम तो उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। बिल्कुल समीर, आपको याद होगा कि हम लोग यही तो गलतियां जनता ने इनकी जो हिपोक्रेसी है उसको जनता ने, ये जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की कम्युनल पॉलिटिक्स की और सांप्रदायिकता की जो पॉलिटिक्स की हिपोक्रेसी है उसके खिलाफ वोट दिया है। यही सवाल मैंने कहा कि बीजेपी सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ रही है, आप ये कह रहे हैं जी। 4 चरण हो गए चुनाव के, हम लोग हर चरण के बाद डिबेट्स पे बैठते हैं जी। शुरुआत कहां से हुई थी? विकास, सबका विकास, सबका साथ। आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना था, हम सबने सुना था, जनता ने भी सुना था, सारे व्यूअर्स सुने थे। लेकिन जैसे जैसे चरण आगे बढ़ते गए, दूसरा, तीसरा, चौथा, हमारे प्रधानमंत्री जी आ जाते हैं शमशान पे और कब्रिस्तान पे। हमारे अमित शाह जी आ जाते हैं जब वो कांग्रेस और सपा और बसपा का शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं तो वर्ड क्या निकल के आता है? कसाब। कसाब ही क्यों निकल के आता है? कुछ और भी हो सकता था। वो कांग्रेस भी बोल सकते थे, सपा भी बोल सकते थे, या सीएसबी भी बोल सकते थे, बीसीएस भी बोल सकते थे कि उनके लिए कासे कसाब, हमारे लिए कासे कबूतर। एक मिनट, बीसीएस भी बोल सकते थे, बीएससी बोल सकते थे, कुछ भी। एक मिनट समीर, जवाब को पूरा हो जाने दीजिए। क्या उन्होंने मुंबई में जाकर के कसाब बोला था? नहीं बोला था ना। क्या वो मुंबई में जाकर के शमशान और कब्रिस्तान की बात किए थे? नहीं किए थे। फिर आज जिस तरह से गोपाल जी के पूरे इस स्पीच में सांप्रदायिकता लफ्ज कई बार आया, इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि यूपी में जमीन खिसक गई है। देखिए, मुंबई की बात अलग है, यूपी की बात अलग है। यूपी बिहार से, बिहार ने ही तो सबक इनको सिखाना शुरू कर दिया स्टेट के मामले में, और यूपी उसको दोहराएगी। और जिस तरह से ये तीसरे चौथे चरण के बाद जो उन्माद फैलाने वाली बात, जो पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, किसी एक खास वर्ग को टारगेट करके किसी दूसरे वर्ग को ये अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो जमाना चला गया। ना हिंदू ना मुसलमान, कोई भी इनके झांसे में नहीं आने वाला, की राजनीति करना चाहते हैं, जनता को विकास चाहिए, को भी ठगा है और हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रहने दीजिए। उसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना है। ये जो अखिलेश की नैया राहुल गांधी डुबो देंगे, ये जो बयान है, इसको आप किस तरह से एनालाइज करते हैं? क्योंकि ये ट्रेंड तो हम देख रहे हैं फिलहाल कि अगर बीजेपी जहां कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है उसे जीत हासिल हो रही है, लेकिन स्टेट पार्टीज के खिलाफ लड़ना, उसके लिए अभी भी उसके बूते की बात नहीं लग रहा। देखिए, कांग्रेस लड़ रही है कहीं, ये सोचना अपने आप में मुझे अजीब लगता है, क्योंकि जिस किस्म की लड़ाई कांग्रेस ने अब तक लड़ी है या उसमें सरेंडर दिख रहा है। वो कोई लड़ने वाला, महाराष्ट्र के मुंबई वाला मामला आप मुंबई छोड़ दीजिए, मुंबई थाने, उसके अलावा सब जगह कांग्रेस बहुत मजबूती से लड़ती रही है और पूरा महाराष्ट्र कांग्रेस ही रहा है। एकमात्र राज्य था जो अभी बीजेपी की सरकार आने के पहले तक कांग्रेस ही शासन करती थी। ऐसे महाराष्ट्र में हर जगह अगर कांग्रेस सरेंडर कर रही है तो वो उत्तर प्रदेश में या बिहार में किसी को खड़ा कर देगी बीजेपी के पैरेलल, या खुद खड़ा हो जाएगी, या महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान में खड़ी हो जाएगी। ये कल्पना करना, अभी लोग खड़ा कर दें, लोग जितवा दें, लोग बीजेपी से नाराज हों, जो अभी कहीं नहीं दिख रहा है। अभी कम से कम महाराष्ट्र के आज के नतीजे में तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो कांग्रेस खाली इस सपने पर बैठी रहे कि वो किसी के कंधे पे आके लड़ लेगी या फिर लोग उसको खड़ा कर देंगे, क्योंकि लड़ती तो कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही। न मुंबई में दिखी और न बाकी नासिक और नागपुर इन जैसे शहरों में जहां उसकी सरकारें उसका कब्जा रहा है लोग। बिल्कुल ये कहीं फाइट में नहीं। हाँ बिल्कुल, ये महाराष्ट्र में ये बात साफ नजर आती है नगर पालिका चुनावों के दौरान। खुद नारायण राणे ये कह रहे हैं, वो संजय निरुपम पर सवाल उठाते हुए आज एक तरह से नजर आए कि वाकई क्या संजय निरुपम जीत के लिए लड़ रहे थे क्या? ये सवाल है, इस पर जवाब लूंगा मैं डॉक्टर सरवजन आपसे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फौरन होते हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं।
तो नोटबंदी के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी की इस जीत के मायने क्या हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, बयान जो देवेंद्र फडणवीस का आया है और उद्धव ठाकरे का आया है, उसको अगर हम देखें तो दोनों ही पार्टियां यह दावा कर रही हैं कि बीएमसी में मेयर उसका होगा। सुन पा रहे हैं आप मुझे गोपाल कृष्ण जी? क्या? हाँ पूछे फिर से। आप आ रही है आवाज? हाँ, मैंने कहा दोनों ही पार्टियां बीजेपी और शिवसेना यह दावा कर रही हैं कि मेयर उनका होगा, बीएमसी की सत्ता पर काबिज मेयर उनका होगा। भाई शिवसेना के दावे में तो दम नजर आ रहा है, सबसे बड़ी वो पार्टी है। आप किस आधार पर यह दावा कर रहे हैं? नहीं देखिए, ये कोई दावा नहीं है। मैंने आपको शुरू में बता दिया कि शिवसेना के साथ हमारा गठबंधन है, एनडीए के पार्टनर है, केंद्र में हम साथ में सरकार चला रहे हैं, हम उनके साथ चल रहे हैं। हमारी विचारधाराओं में भी कई चीजों में समानता है। पर चल रही है। आज कोई ऐसी नोटिस उद्धव ठाकरे ने यह कहा है कि हमारा मेयर भी होगा बीएमसी पर और अगला मुख्यमंत्री भी शिवसेना का होगा, ये कहा है आज उन्होंने। नहीं देखिए, थोड़ा सा जो शिवसेना की बातचीत है वो आपके थ्रू तो हम उनसे बात नहीं कर रहे, मीडिया के थ्रू कर नहीं रहे। शिवसेना और हमारी जो बातचीत होती है वो नेतृत्व के स्तर पर, हाँ तो वो कर रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं उसका जवाब देवेंद्र फडणवीस देंगे। लेकिन बेसिकली जो हमारा सोच है या हमारा विचार है, हम बड़े पार्टनर हैं और हमारे अंदर इतनी गरिमा के साथ हम चलते हैं और शिवसेना को अपना साथी मानते हैं। तो इसके हिसाब से जो नेगोशिएशन होगा, अल्टीमेटली जो रिजल्ट आते हैं उसके बाद नेगोशिएशन होती है, आपस में चर्चा होती है, सभी बातों को लिया जाता है। केंद्र की भी सत्ता की बात है, प्रदेश की भी, अलग अलग कितने 10 पूरे जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, निकाय हैं, उन सब के 10 की बातों में चर्चा होगी। उसमें भी बहुत जगह हमारे गठबंधन होंगे, तो सबको मिला के लिया जाएगा। कोई ऐसा कोई क्लेम कर दे यूनिलैटरल तो ना शिवसेना कर सकती है ना हम कर सकते हैं। जैसा कि गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका में हो गई महाराष्ट्र में, आप छोटे भाई की भूमिका में आ गए, इसलिए बीएमसी की सत्ता पर तो मेयर उनका ही होगा। नहीं, ये मैंने नहीं कहा कि हमारा ही होगा। हम कह रहे हैं कि आपस में चर्चा करके जो तय होगा 10 के 10 का और केंद्र की बात को लेके। जी अनिल जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जुमलों की पार्टी है, पूरा देश जान चुका है। आज बहराइच की सभा में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो गधों से भी प्रेरणा लेते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से उनसे पूछना चाहता हूं कि वो प्रभु राम लला से कब प्रेरणा लेंगे, एक चीज। दूसरी चीज, 27 साल से बीएमसी में शिवसेना का मेयर है और आज हम लार्जेस्ट पार्टी हैं। आपने देखा कैसे उनका मेयर बनेगा, ये आने वाले 2 दिनों में हम बताएंगे कि हमारा मेयर बनेगा कि उनका बनेगा। और एक चीज बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा इतिहास रहा है कि अपने अलायंस पार्टनर को डराना, दबाना और षड्यंत्र के तहत उनको डैमेज करना। उत्तर प्रदेश में आपने देखा, अपना दल में दोनों माँ बेटी को उन्होंने लड़ा दिया। इसी प्रकार से पंजाब में भी यही कर रहे हैं। हमारे साथ जो व्यवहार कर रहे हैं वो तो आप जान ही रहे हैं। इससे पहले वाजपेयी सरकार थी, वाजपेयी सरकार में हमारे 15 सांसद थे और 15 सांसदों में हमारे 4 मंत्रिमंडल थे। आज हमारे पास 18 सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी को इतना अहम है कि उन 18 सांसदों के बाद में भी अपना दल के 2 सांसद हैं, उनका भी एक मंत्री है, हमारे 18 सांसद हैं, हमारा भी एक मंत्री है। ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अहम आपकी बात। हाजी अराफात शेख हमारे साथ मौजूद है, मुंबई आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में, देख रहे हैं कि मुंबई में आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में गलियारों में बीजेपी और शिवसेना के बीच में। हाजी अराफात साहब, ये नोटिस पीरियड कब तक चलेगा? खत्म होने वाला है क्या? इसलिए उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री भी हमारा होने वाला है, मेयर तो होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल, माननीय उद्धव साहब ने जो आज ये जो चमत्कार जो दिखाया है, मुंबई की जनता ने चमत्कार जो दिखाया है, बिल्कुल महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री जो होगा वो शिवसेना का ही होगा। कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र कहलाता है और ये शिवसेना का बाली किला माना जाता है। और बिल्कुल अभी एक पड़ाव हम जीते हैं, अभी ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। में से 8 पर बीजेपी का शुरुआत है। आप कह रहे हैं शिवसेना ने चमत्कार कर दिया।
बिल्कुल बिल्कुल, देखो जैसे जहाँ जहाँ हमारे पास थी, मुंबई महानगर पालिका हमारे पास थी, बिल्कुल हमारे पास ही आ गई। थाना महानगर पालिका हमारे पास थी, बिल्कुल हमारे पास ही है। ऐसी जहाँ जहाँ हमारी ताकत, हमने जो लगा एक ताकत होकर हम जो लड़ रहे थे, हमने हमारी ताकत दिखाई। एक शिव सैनिक, छोटा छोटा एक गट प्रमुख, शाखा प्रमुख, उप विभाग प्रमुख, एक छोटी ताकत से लेके ग्रास रूट का पदाधिकारी लड़ रहा था। हमारे सामने हमारा शाखा प्रमुख आ रहा था और बीजेपी के सामने मुख्यमंत्री आ रहे थे, दिल्ली के मंत्री आ रहे थे। दिल्ली से सारी चीजें, पूरी यंत्रणा वहां से चल रही थी। ये सारी ताकत के सामने लड़ना और महाराष्ट्र के पावर के साथ में आज कई कार्यकर्ताओं को जेल में डालने का काम कर दिया गया। कई पुलिस के दबाव में काम कर रहे थे, किस इलाके के अंदर पुलिस सुन नहीं रही थी और उसी दबाव के अंदर काम करते हुए जीतना, ये मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र का जो असर है, खासतौर पर अगर नोटबंदी के लिहाज से बात की जाए, वो यूपी में नजर नहीं आएगा। क्योंकि नोटबंदी के बाद आपकी पार्टी ये दावा कर रही है कि महाराष्ट्र से तमाम ऐसे दिहाड़ी मजदूर जिनकी नौकरियां चली गई, जिनका रोजगार छिन गया, वो यूपी आ गए। अब यूपी में बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। इस आधार में कितना दम है? ये सिर्फ ऐसे ही हवाबाजी की जा रही है या फिर इसमें कुछ दम भी है? देखिए, हवाबाजी नहीं है। अकेले एनसीआर में, जिसमें नोएडा गाजियाबाद है, नोटबंदी के बाद 10 लाख से ज्यादा लोग नोटबंदी के कारण उनकी नौकरियां चली गई, घर वापसी हो गई उनकी। पता नहीं किस तरह घर वापसी के लोग घर चले गए। बड़ी मुश्किल में हालात है। छोटे व्यापारी पे अभी कैश फ्लो अभी भी पूरी तरह नहीं बन पाया। और ये सब अफरा तफरी जिन कामों के लिए की गई थी, हर चीज बर्दाश्त होती, लेकिन जिन कामों का ढिंडोरा पीटा गया था कि आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, काला धन आ जाएगा, जाली करेंसी खत्म हो जाएगी, आज भी एटीएम तक से चूरन तक के नोट निकल आए, आज भी आतंकवादी सीमाओं में घुस घुस के हमारे सैनिकों के सर उतार रहे हैं, आज भी काला, जब सारा धन जमा हो गया तो काला धन कहां चला गया? 15 लाख का वादा किया था, 15,000 ही दे दो। बहरहाल नोटबंदी का समर्थन और विपक्ष ये था, लेकिन जिस दम से आप जो मुद्दे लेकर उतरे थे कि ये होगा, उनमें से कोई एक चीज बताओ क्या हुआ? उल्टे अर्थव्यवस्था 1.5% नीचे चली गई। 15 लाख करोड़ रुपए एनआरआई निकाल के ले गए। हम पहले थे मध्यम ग्रोथ रेट के, जो विश्व बैंक ने उन्होंने सब रखा था, अब हम हो गए लोअर ग्रेड के। आपने जम्बिया और हाना जैसी कंट्री के बराबर थर्ड कैटेगरी में मुल्क को पहुंचा दिया और आप कह रहे देश का विकास हो रहा है। उल्टा पूरी इंटरनेशनल संस्थाओं को देखो, मनमोहन सिंह ने सरकार चलाई तो मध्यम ग्रोथ रेट था और अब आगे थर्ड ग्रेड में, लोअर में हम घाना, पाकिस्तान जैसे थर्ड क्लास कंट्रियों के साथ खड़े हैं। हमारी विश्वसनीयता कोई करने को तैयार नहीं। ट्रंप ने जो कार्रवाई कर रहा है वीजा के उसमें 2 और 3B में, उसमें कितनी मुश्किल भारतीयों को होने जा रही है। अभी खाली ये फकीर जो झोले की बात करता है, कहता है ना गाड़ी है ना कार है, अरे आपने घरवाली रखते तो वो भी मिल जाती, लेकिन इस फकीर की झोली में क्या क्या 50 उद्योगपति के लिए छुपा रखा है। इससे झोली से 12,000 मालिया ले गया, 1 लाख करोड़ अडानी ले गया, लेकिन किसानों के लिए ये फकीर अपने प्रचार पे 1100 करोड़ रुपए, आरटीआई में पता चला इस फकीर ने अपने प्रचार प्रसार में 1100 करोड़ खर्च कर दिए। ये 30-30 लाख के सूट पहनता है, अजब गजब फकीर है। अरविंद मोहन साहब, ये नोटबंदी के रेफरेंडम की जो बात हो रही है, जिस तरह से महाराष्ट्र में बड़ी जीत हासिल हुई, तो ऐसा तो है नहीं कि महाराष्ट्र में लोग लाइनों में नहीं लगे, उनको परेशानियां नहीं हुई, उनको दिक्कत नहीं हुई, तो फिर ये चीजें यूपी में कैसे असर डालेंगी? नहीं, नोटबंदी का असर जो होना है वो हुआ, और जो दिख रहा है वो भी नतीजा जो आया है वो भी उसको कहीं ना कहीं कंफर्म कर रहा है कि कम असर हुआ, ज़्यादा असर नहीं हुआ, या वोट देते हुए लोग इन चीज़ों को कम वजन दे रहे हैं। संभव है यूपी में भी ऐसा हो, इस बारे में बहुत ज़्यादा कुछ उसी पे रेफरेंडम हो, ये नहीं मानना चाहिए। असली मतलब नोटबंदी जनता के लिए मुद्दा नहीं है? नहीं, मुद्दा है, लेकिन एक नंबर मुद्दा नहीं है। एक नंबर मुद्दा ये है कि सरकार कैसे काम करते रही थी या कैसे काम करेगी, आगे हमारा उससे क्या नाता बनने वाला है, हमको उस सत्ता में क्या हिस्सा मिलने वाला। और ये जो अभी भी बीजेपी और शिवसेना की बात हम लोग कर रहे हैं, अब असल में हमारी बातचीत इस लेवल पे हो रही है कि आइडियोलॉजी का, पर्सनालिटीज का झगड़ा होता है, तो ऑल आउट लड़ाई होती है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पिछले काफी समय से ये दिखाई दे रही है कि वो कॉर्पोरेट हाउस जिस तरह से लड़ते हैं कि लड़ने को लड़ेंगे, एक दूसरे की ताकत का अंदाजा लेंगे और फिर उतने पे कंप्रोमाइज कर लेंगे। महाराष्ट्र में जब भी अभी मिनिस्ट्री बंट रही है तो बजट से बंटवारा होता है कि कितना % बजट वाली मिनिस्ट्री किसके पास जाएगी, कितने विभाग, तो इसमें भी आप देखेंगे कि चेयरमैनशिप एक मसला है और वो लगभग वोटर ने सुलझा के भेजा है कि शिवसेना ऊपर है तो वो रहे।
असली चीज ये होगा कि स्टैंडिंग कमेटी जहां से बजट पास होंगे, हाँ। वो बजट वाला डिपार्टमेंट या उसमें किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी, और फिर वो महाराष्ट्र सरकार का भी होगा, फिर वो केंद्र सरकार में भी शिवसेना का इशू आएगा, क्योंकि अगर कंप्रोमाइज होगा तो हर लेवल पे होगा, सिर्फ बीएमसी के लिए नहीं होगा। तो अगर नहीं होगा तो फिर ये है कि शिवसेना के पास थोड़े ऑप्शन दूसरे भी हैं कि अब तक तो शिवसेना ने एक आध बार समाजवादी पार्टी के साथ मेल से भी वहां बीएमसी चलाया है। हाँ। तो अभी कांग्रेस से उससे इन सबसे ऑप्शन खुले हुए हैं। ठीक है। राज ठाकरे के साथ के ऑप्शन खुले हुए हाँ। अग्रवाल साहब, जिन निगोशिएशंस का आप जिक्र कर रहे थे वो यही सब थी ना? अब इसका दौर चलेगा। मैंने नहीं, नेगोशिएशन का मतलब ये नहीं, ये नेगोशिएशन आप चेयरमैनशिप की और मिनिस्ट्री की बात कर रहे थे, और मैंने कहा था जो 10 निकाय हैं पूरी की पूरी, उन सबको भी और केंद्र की सत्ता को देख के आपस में चर्चा होके जो म्यूचुअली बेनिफिशियल रहेगा, जो कार्यकर्ताओं की इच्छा होगी, लीडरशिप की, स्टेट लीडरशिप की जिस तरह से डायरेक्शन होगी, उस तरह से यह अच्छी तरह से सरकार चल सके, जनता को सही सरकार चल सके, उसकी बात है। मैं बता रहा हूँ, एक जो इन्होंने बात की कि यह रेफरेंडम का, यह जो नोटबंदी का नुकसान नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ नोटबंदी का फायदा हुआ है। पूरे देश में जो डिमोनेटाइजेशन है, नोटबंदी को जनता ने सराहा है। जिन्होंने जो नाराज हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिन्होंने काला धन जमा करके भ्रष्टाचार के थ्रू जमा कराए, उन्हें दिक्कत है। लेकिन बाकी तो बीजेपी जनता ने तो यूपी नोटबंदी में के या कुछ महाराष्ट्र के चुनावों में नोटबंदी को इशू नहीं बनाया और उससे बचती रही। जिक्र ही नहीं हो रहा। देखिए, नोटबंदी को इशू आप कह रहे हैं अकेला नहीं, देखिए नहीं समीर भाई, नोटबंदी अकेला इशू नहीं है, हमने ये कहा है। नोटबंदी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये भी हम कह रहे हैं। आप कहोगे कि केवल नोटबंदी पर रेफरेंडम है, तो हम कहेंगे नहीं, समग्रता से देखना चाहिए। डॉक्टर सरवत जान, क्या महाराष्ट्र का जो रिजल्ट है ये राहुल गांधी की लीडरशिप के लिए फेल्योर माना जाए? ये एक बड़ा सवाल निकलकर सामने आया है, क्योंकि हमने देखा गुरदास कामत, संजय निरुपम का झगड़ा जो है वो किस तरह से सत्ता पर आया। राहुल गांधी ने सुलझाने की कोशिश की लेकिन सुलझा नहीं पाए। आज राणे साहब को यह कहना पड़ रहा है कि क्या वाकई संजय निरुपम जीत के लिए लड़ रहे थे क्या? देखिए, हम इस चीज को पहले ही मान चुके हैं कि वहां मेरी हार हुई है, और जाहिर है कि कुछ न कुछ अंदरूनी हमारी गड़बड़ियां रही होंगी जिसकी वजह से हुई है। और इसको सीधे सीधे ये कह देना कि ये राहुल जी का फेलियर है, बिल्कुल इसे हम लोग सहमत नहीं है, क्योंकि राहुल जी का फेलियर ये हो ही नहीं सकता। वहां पे जो हम लीडरशिप देते हैं, राहुल जी हर जगह जाकर के तो काम नहीं करेंगे, वहां पर जब हम लीडरशिप देते हैं, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप देती है, तो वो लीडरशिप कहीं ना कहीं नाकामयाब रही। वहां की जनता में विश्वास कराने में, जनता को अपने विश्वास लेने में नाकामयाब रही, जिसका बैठ करके हम विश्लेषण करेंगे। अब रहा सवाल कि बीएमसी और यूपी, जिस तरह से अभी आप कह रहे थे कि हाँ यूपी में भी इनकी नैया डुबो जाएगी अखिलेश जी की, ऐसा हरगिज नहीं है। सही कह रहे थे समाजवादी के भाई, और मेरा जवाब तो बहुत अच्छा शिवसेना के भाई नहीं दे दिया है कि बीजेपी अपने अलायंस पार्टनर के साथ क्या करती है। बीएमसी का मुद्दा बिल्कुल अलग है। नोटबंदी अगर इतने ही फायदेमंद होती तो नोटबंदी को चीख चीख करके इनके सारे नेता यूपी में भी कहते, बीएमसी में भी कहते, तब इनको कसाब की और शमशान घाट की जरूरत नहीं पड़ती। इन सब की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं नोटबंदी की वजह से ये डरे हुए हैं। और ये जो कहना कि हाँ वहां से मजदूर पलायन करके आए हैं, परसेंटेज ऑफ वोट देख लीजिए आप, परसेंटेज ऑफ वोट जिस तरह से बढ़ रहा है, तो ये दिखा रहा है एक तो युवा हमारे हमेशा नए वोटर जुड़ जाते हैं, सेकेंड थिंग कि जो बाहर से लोग मजदूर वापस आ गए वो जम करके वोट कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, जो 11 तारीख को बैठ करके हम लोग देख लेंगे। बिल्कुल वही सिचुएशन होने वाला है जो बिहार में हुआ। अरविंद मोहन साहब, बहुत छोटे में अगर आप बता सकें, हारने के बाद होगा बीजेपी को, बातें करते हैं यूपी में कुछ फायदा हो सकता है महाराष्ट्र की जीत का? वोटर का फायदा तो अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह, पार्टी का उत्साह, नेताओं का उत्साह निश्चित रूप से बढ़ा है, और उसका भी फर्क पड़ता है चुनाव में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए। अरविंद मोहन जी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, हाजी साहब, मोहम्मद अब्बास साहब, अनिल सिंह जी, डॉक्टर सरवत जान, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।